जैन, आज जो हम सेक्शन करने जा रहे हैं, आज काफी दिन ब्रेक हो गए बीच में, हाथ लग गई थी इसकी वजह से। आज जो हम सेक्शन करने जा रहे हैं ये ज्योमेट्री में सबसे मुश्किल सेक्शंस में से आती है। आई पर्सनली फील दैट इज मोस्ट ऑफ सेक्शन, और वो ज़्यादातर क्वेश्चन जो हैं सिमिलरिटी के, कॉन्ग्रुएंसी के, एरिया के, ट्रिग्नोमेट्री के मिक्स हो जाते हैं इस चैप्टर के अंदर। ये चैप्टर इतना होलसम चैप्टर है कि आप इसमें से सेक्शन अलग नहीं कर पाएंगे। अभी हम देखेंगे कि कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जब मैं स्टक को पोर्ट हो गया तो मुझे कोई रास्ता नहीं मिला क्वेश्चन करने का, और आप हैरान होंगे क्वेश्चन में ट्रिग्नोमेट्री लगी, डायरेक्ट वही कोई नहीं है, और वो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्म में आने चाहिए। तो इसलिए क्वेश्चन जो हैं आप ऐसा नहीं है कि इसमें से आप सेपरेट कर पाएंगे कि ये प्योरली ज्योमेट्री का चैप्टर है, ज्योमेट्री का ही क्वेश्चन आएगा, ऐसा होगा नहीं। दूसरा क्या है, यहाँ पे प्रूफ करने के लिए बड़ी चीजें आती हैं आपको। यू हैव टू फाइंड आउट विच इज राइट और रॉन्ग। ऐसे केसेस में आपको स्टेटमेंट कैरी करनी आनी चाहिए, आपको जो प्रूफ है वो निकालने का मेथडोलॉजी आनी चाहिए। वो हम एक तरफ से शुरू करते हैं, दूसरी तरफ फ्लो करते हैं, फिर हम प्रूफ पे पहुंचते हैं। तो वो भी एक इजी वे नहीं है ज्योमेट्री के क्वेश्चन को करने का, और ये इसलिए सीधे क्वेश्चन नहीं होते, ये डिफिकल्टी में एक हायर ऑर्डर में आते हैं। वन बाय वन करते हैं, आस्ते आस्ते पता चलता जाएगा कैसे आए। पहला क्वेश्चन जो है, What is the CMA triangle क्या आपको ABC के, it is joined to point D on BC and E जो है मिड पॉइंट है AD का। E is a mid point of AD, यानी ये साइड इसके बराबर दी हुई है। आपको बोला हुआ है ट्रायंगल BEC, ये ट्रायंगल हम बड़े आराम से करेंगे क्योंकि ये हल्के की तरफ नहीं है, भारी की तरफ है। और ये अगर क्वेश्चन डायरेक्ट दे दूंगा तो मेरे को 110% श्योरिटी है अगर मैं आपको 15 क्वेश्चन दूं तो 5 से ऊपर कोई नहीं कर सकता। इसलिए यू हैव टू गेट टू द लेवल, टू ब्रिंग यू टू अ हायर लेवल, यू हैव टू कम स्लोली मूव विद द मी इन दिस सेक्शन। ठीक है, आपको पूछा होगा ये पूरा ट्रायंगल है, ये सारे केस में ABC है, नीचे ऑप्शन दो भी हैं। ये ABC के मुकाबले क्या रिलेशन में है, मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल दिस, AR stands for area. Area of triangle BEC is what of the total area of ABC? ये पूछा। अब एरिया के 2-3 रूल्स हैं। पहला रूल एक चीज समझनी चाहिए, जिनको नहीं पता है वो बता देता हूँ। जो मीडियन होता है ना, वो ट्रायंगल को डिवाइड करता है इन 2 पार्ट्स व्हिच आर इक्वल इन एरिया। ये बहुत लोगों को पता नहीं है। इस सेक्शन का जो क्रक्स है वो ये है कि मीडियन divides triangle into 2 parts equal in area। मैं मेन पॉइंट साथ ही लिख रहा हूँ, जिनको नहीं आता वो साथ साथ ही उतार लीजिएगा। ठीक है, इसको समझाना कर, मैं ये पॉइंट समझाऊंगा फिर इस पे अप्लाई करके दिखाऊंगा। अगर आप एक ट्रायंगल लेते हैं, ठीक है, हम ट्रायंगल थोड़ा सा ऐसा लेते हैं जो दूर से दिखे, इसका मीडियन ये होगा। मीडियन वो होता है जो सामने की साइड्स को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। ये दोनों एरिया में इक्वल है, और ये पूरे ट्रायंगल का भी आधा होंगे। क्यों होंगे कोई बता सकता है? हाउ यू कैन प्रूव इट? जो आप बोलते हैं उसको प्रूव करना आना चाहिए। उसको प्रूव कैसे कर सकते हैं? अगर हम एक अल्टीट्यूड डालें ये, तो ABC, ये D और ये E, तो एरिया ट्रायंगल ABD will be half of BD into AD, half of BD into AE, right? ठीक है, आपको पता है ये मीडियन है तो BD अगर x है तो ये भी x होगा, ये हो गया half of x into AE। इसी तरह अगर मैं एरिया ट्रायंगल ADC ले लूं, ये ट्रायंगल, तो बेस ये होगा, एक्सटर्नल अल्टीट्यूड होगा, ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है। सो बेस हाफ ऑफ DC इनटू AE, DC इज अगेन हाफ ऑफ x इनटू AE, बराबर आ गए। सो मीडियन ने 2 ट्रायंगल्स में डिवाइड किया जो एरिया में इक्वल होते हैं, और
वो बड़े ट्रायंगल का हाफ होते हैं। ये रूल अगर नहीं आता तो ये क्वेश्चन नहीं निकलेगा। अब अगर आप ध्यान दें ये डायग्राम, ये वाली डायग्राम ऐसे हो गई है, ऐसे से ऐसे कर दिया, ये मीडियन है, ये एरिया जो है इसके बराबर होगा, ठीक है। मीडियन डिवाइड्स द ट्रायंगल, दिस ट्रायंगल into two parts which are equal। इसी तरह ये एरिया इसके बराबर आएगा, ये भी मीडियन है इस ट्रायंगल में। So this part plus this part is equal to this part plus this part, and this part will become one half of the whole triangle. So ये आ जाएगा BEC area is half of AB। बट अब जिसको ये रूल नहीं आता वो नहीं कर पाएगा। इसके लिए रूल्स पे कंट्रोल आपको बड़ा स्ट्रॉन्गली चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, ठीक है, करूं? ये क्वेश्चन एंगल PQR, this is given to be 90 degree. O is the centroids of the circle PQR, ठीक है, ठीक है। centroid of the circle PQR, centroid जो है PQ5 दिया आपको, QR आपको 12 दिया हुआ है, ये 90 दिया, पाइथागोरस लगाएंगे ये 13 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ सर्कल का कंसेप्ट लगेगा, देखिए बहुत सारे इंटरलेटेड कंसेप्ट हैं, ये इसीलिए क्वेश्चन भारी है। ये तीनों पॉइंट एक ही सर्कल पे लाई करेंगे और ये जो होगा ये डायगोनल होगा, क्योंकि एंगल इन सेमी सर्कल 90 डिग्री आता है। आ गया पॉइंट समझ? इसका मतलब ये अगर मिड पॉइंट है M, ठीक है, ये मिड पॉइंट है तो ये 6.5 होगा, ये भी 6.5, और अगर ये मिड पॉइंट है तो ये भी रेडियस बन जाएगा, ये भी कितना आएगा 6.5। सेंट्रॉइड होता है जहाँ मीडियंस इंटरसेक्ट करते हैं, और वो हमेशा 1:2 के रेशो में कटता है फ्रॉम वर्टिसेस टू द साइड। ये भी रूल लग गया। कितने रूल लग गए देखो, सर्कल का रूल लग गया, पाइथागोरस थ्योरम लग गई, सेंट्रॉइड का कंसेप्ट लग गया। अब इसका मतलब है जो QO होगा वो 1 पार्ट आउट ऑफ द 3 पार्ट्स ऑफ 6.5 होगा, ये हटेगा, नीचे 5 1 5 5 3 15 5 2 10, राइट। हमें क्या निकालना है? QO निकालना है, OQ निकालना है ना। OQ वर्टेक्स से ये एक पार्ट नहीं होता, वर्टेक्स से ये 2 पार्ट होता है। मीडियन जो होता है 2:1 होता है, वर्टेक्स से 2 पार्ट, नीचे की तरफ साइड की तरफ 1 पार्ट, ये बनेगा 2:3 ऑफ ये 2 और ये 2 कट गया, 13/3 3 4 12 1/3। अब जिसने ये क्वेश्चन पहले नहीं ना किया वो नहीं कर सकता। ये डरा नहीं रहा, कंसेप्चुअल है। जिनको कंसेप्ट पे कंट्रोल नहीं है, 3 4 5 कंसेप्ट एक क्वेश्चन पे लग रहे हैं, वो ऑन स्पॉट पेपर में तो याद ही नहीं आएंगे। उसके लिए प्रैक्टिस होगी तो वो सपोर्ट बनेगी, वो फाउंडेशन बनेगी, ये पेपर में निकल जाए। एसएससी के पेपर में 13 क्वेश्चन आने हायर मैथ के, सीडीएस के पेपर में आप मान लीजिए 60 क्वेश्चन जो है हायर मैथ के। सो हायर मैथ की सेक्शन में सीडीएस के पेपर में 60 क्वेश्चनों का मतलब हो गया ज्योमेट्री विल टेक एटलीस्ट 15 क्वेश्चंस। 15 क्वेश्चन मींस एटलीस्ट 5 to 6 क्वेश्चंस विल बी ऑफ ट्रायंगल्स। 5-6 questions will be a difference between getting selected and being out of the game. पॉइंट समझ आ रही है आपको? ये रब करें, ठीक।
In a triangle ABC, B is twice angle C. Angle B. So angle B is ABC. B is twice angle C. The bisector of angle B meets CA and D. Bisector का मतलब है ये एंगल अब इसके बराबर है और ये पूरा एंगल इसके दुगना था, तो ये आधा एंगल इसके बराबर होगा। इसका मतलब ये आइसोसेलेस ट्रायंगल आ गया, ये साइड इसके बराबर आ जाएगी। दिख रहा है? ठीक है। अब उन्होंने बोला हुआ है हमें BC टू DB का निकाल के बताओ। BC टू DB का रेशियो। देखिए ऐसे रेशियो कैसे पकड़ने हैं? कहीं AD AC में पूछा है, कहीं AB AD में पूछा है, कहीं AB AC में पूछा हुआ। अब इसमें जो रूल लग रहा है वो फिर रूल्स के साथ अगर आप कंफर्टेबल हैं तो दिखेगा, नहीं होगा कहीं कंफर्टेबल। और वो रूल क्या है? जो बाइसेक्टर होता है वो सामने वाली साइड्स को उसी रेशियो में डिवाइड करता है जिस रेशियो में वो होल्ड किया जाता है दोनों साइडों से। ये मैंने रूल कराया है। एंगल बाइसेक्टर divides the opposite sides in the ratio of sides containing the angle। याद आया? आया याद? अब इसका भी वही बनेगा। सो BC हमारा ये हमें निकालना है, बनेगा क्या? बनेगा AB by BC is equal to AD by DC और DC जो है वो DB के बराबर है। ठीक है, हमें बताना है BC by DB। BC इसको DC को चेंज कर लेते हैं, हो जाएगा AB by BC is equal to AD by DC की जगह हम कर लेंगे DB, ये चेंज किया नाम, और फिर AB by AD आ जाएगा BC by DB जो हमें निकालना है, आंसर आएगा AB by AD। अब ऐसे प्रूफ्स जो होते हैं वो ज्योमेट्री में हमेशा मुश्किल होता है क्योंकि ये ओपन टू ऑल है, मतलब आपने किस तरफ जाना है उसका कोई रास्ता ही नहीं है। एंड इफ यू आर प्रैक्टिस्ड एनफ देन यू कैन होल्ड द क्वेश्चन। अदरवाइज ये क्वेश्चन पेपर में नहीं आप बड़ी एक्सपेक्टेशन कर सकते कि ये आपके फेवर में आएगा, ऐसा होता नहीं। गॉट इट? ठीक है, इसको नेक्स्ट पेज पे शिफ्ट कर लेते हैं क्वेश्चन को। नेक्स्ट अब ये क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन में मैंने मिनट्स और तक स्पेंड किए, जितने मेरे ज्योमेट्री के फंडा आते हैं सब लिखा दिए, किसी से नहीं किया। फिर मुझे यकीन हो गया कि ये ज्योमेट्री की जगह कोई और मेथोडोलॉजी इसमें इन्वॉल्व हो रही है। ज्योमेट्री में ऐसा कोई रूल नहीं है जिससे निकाल पाए, और अल्टीमेटली ये ट्रिग्नोमेट्री से निकले। आपको दिया हुआ है एक ट्रायंगल, ये 45 डिग्री दिया, ये A दिया, ये B दिया, ये C दिया। आपको AC इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, AC इज इक्वल टू √2AB है ना। सो AB को अगर मैं x ले लूँ तो AC आ जाएगा √2x। यही हो गया ना। AB अगर x हो जाए तो AC क्या हो जाएगा? √2x। अब मुझे पूछा ये एंगल बताओ, ये वाला एंगल कैसे निकालना? कोई रूल नहीं है, एंगल निकालना है, एंगल ट्रिग्नोमेट्री के बिना निकलेंगे नहीं। और यहाँ लगता है साइन फॉर्मूला। साइन फॉर्मूला बोलता है साइन ऑफ एन एंगल बाय उसके सामने वाली साइड A इज साइन B by B इज इक्वल टू साइन C by C। ये फॉर्मूला है। अब साइन ऑफ दिस B साइन 45 बाय उसके सामने वाली साइड √2x इज इक्वल टू साइन C और उसके सामने वाली साइड। ये कट गया। साइन 45 कितना होता है? साइन 45 होता है 1/√2, हो गया 1/√2 into √2 साइन C। यहाँ गया 1/2 साइन C। 1/2 होता है 30 डिग्री पर, ये आ गया साइन ऑफ 30 डिग्री।
30 डिग्री हो गया, ये 30 आ गया, ये 45 आ गया, 75, ये 105 डिग्री हो गया। आप कहाँ चल रहे हैं, कहाँ की इक्वेशन ली। तो इसलिए हायर मैथ्स, इसलिए मैं बड़ी बार बोलता हूँ कि जो अर्थमेटिक पढ़ते हैं ना, बैंकिंग मैथ्स पढ़ते हैं अर्थमेटिक तक, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क तक, दैट इज इंग्लिश, दैट इज लेस ऑफ मैथमेटिक्स। बट आगे वाला जो है ना 9th-10th का मैथ, अलजेब्रा, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, प्रोबेबिलिटी, दे आर टिपिकल मैथमेटिक्स। इससे आगे जब 11th-12th पढ़ेंगे ना, 11th-12th मैथमेटिक्स इज मोर ऑफ रीजनिंग, लेस ऑफ मैथमेटिक्स, दैट इज मोर रीजनड। उसमें मैथमेटिकल चैलेंजेस हैं बेसिकली, और रीजनिंग है। अब यहाँ वाला जो है प्योर मैथमेटिक्स है, और सेपरेट नहीं कर सकते, एक दूसरे में घुसेगा ही घुसेगा। आप किसी भी यूनिट को किसी से अलग नहीं कर पाएंगे। गॉट इट? समझ आया कुछ नहीं आपको? अब ये पहली बार कोई देखे तो उसके माइंड फ्रेम में नहीं आ सकता कि किधर से आ गया भाई। तो इसीलिए हम बोलते हैं अप्रोच चेंज करिए, प्रैक्टिस करिए। व्हेन यू हैव प्रैक्टिस अ लॉट यू विल हैव सो मेनी फ्रेम्स इन योर माइंड, कोई ना कोई फ्रेम क्वेश्चन को पकड़ के देगा। ठीक है? अब ये देखिए क्वेश्चन, फिर ओपन फ्रेम क्वेश्चन है। ओपन फ्रेम क्वेश्चन वो होता है जिसमें से कहां पहुंचना है उसके रास्ते आपको कोई ही सोचने पड़ेंगे। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे ना, सारी तरफ में आपको AP स्क्वायर, AQ स्क्वायर, CP स्क्वायर दिखा है, तो हमको क्वेश्चन इसी फ्रेम में रखना पड़ेगा। समझ आ गया आपको? उसने बोला ABC में राइट एंगल है B पर, PQ कोई पॉइंट्स हैं, उनको ज्वाइन किया है BAC, ये सारी पोजीशन दे, अब कुछ और नहीं है। अब उसने AQ CP से रखा, तो हम AQ से शुरू करते हैं। AQ स्क्वायर क्या हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम लगा, AQ स्क्वायर AB स्क्वायर प्लस BQ स्क्वायर, CP स्क्वायर क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा BP स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, दोनों को ऐड कर दो, AQ स्क्वायर प्लस CP स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AC स्क्वायर, और इन दोनों को BP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर, BP स्क्वायर प्लस BQ स्क्वायर, PQ स्क्वायर, ये इसके बराबर आ गया। दूर से देखिए, दैट इज AC स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर। सिंपल, सिर्फ पकड़ना आना चाहिए। आया नहीं समझ? रब कर दूं? ये बहुत इजी क्वेश्चन। दिस इज अ गुड क्वेश्चन। जब मैंने ये क्वेश्चन अपनी क्लास को दिया था ना, 75% of the class, last class, was not able to draw the diagram of this question. Solve करना की बात। क्वेश्चन बोलता है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, कोई पॉइंट लेना है, वो यहाँ ले रहे थे पॉइंट, उनका क्वेश्चन सेट ही नहीं होगा। कोई पॉइंट ले, उससे परपेंडिकुलर डाले, इस पर, इस पर, इस पर, ये P1 है, ये P2 है, ये P3 है। इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तीनों साइडें x हैं, तो x का वैल्यू क्या निकलेगा इन टर्म्स ऑफ P1, P2 एंड P3? दिस इज द क्वेश्चन। सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x इन टर्म्स ऑफ P1, P2, P3 कंबाइंड? ठीक है, कैसे करेंगे, कोई आइडिया? इसको ज्वाइन करिए, एरिया का फॉर्मूला लगेगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? हिमांशु, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल? हाँ जी, क्या बात है, हाँ जी, √3/4 साइड स्क्वायर। अब ये पूरा ट्रायंगल का फॉर्मूला होगा। अब हम ये ट्रायंगल देते हैं खाली, इसका एरिया बनेगा हाफ ऑफ बेस x इंटू अल्टीट्यूड P1, इसका बनेगा हाफ ऑफ x इंटू P2, और इसका बनेगा हाफ ऑफ x इंटू P3। तीनों का बनेगा अलग अलग ट्रायंगल्स का एरिया, इसमें से हाफ ऑफ x कॉमन ले लो, दिस P1 प्लस P2 प्लस P3
दिस 3/4x², ये 2 कट गया, ये x कट गया, x will be 1/√3 p1 plus p2 plus p3। कैसे लग रहे हैं क्वेश्चंस? जोर से, ठीक है ना? आप करो। सेंटर में लगाता है तो इनको शक्ल नहीं दिखती क्वेश्चन शेप लेता है वो क्लियर नहीं होती। उनको लगता है तीनों बराबर हैं, p1 p2 p3 बराबर लगने शुरू होते हैं सेंटर में रहने से, क्योंकि ट्रायंगल इक्विलेटरल होता है, गलती रहती है। ले कहीं भी सकते हैं, मनाही नहीं है, और जो वो लेते हैं उसमें गलती होती है। चलिए, उसमें बोला है ट्रायंगल ABC is the sum of exterior angles B and C। एक ट्रायंगल है ABC, उसने पूछा ये एक्सटीरियर एंगल्स का सम जो है ये किसके बराबर होगा, एंगल 1 और एंगल 2 किसके बराबर होगा। वैल्यू की बात करनी है इन टर्म्स ऑफ A, सम में A है वैल्यू, तो BAC स्टैंड्स फॉर ये वाला एंगल, दे आर ऑल इन टर्म्स ऑफ A। सो हमें क्वेश्चन को इन टर्म्स ऑफ A शिफ्ट करना पड़ेगा, ठीक है? मैं इसको 3 ले लेता हूं, इसको 4। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल A प्लस एंगल 4। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स। एंगल 2 इज इक्वल टू, क्योंकि बाहर के दोनों का सम ही निकालना में क्या है, 1 और 2 की वैल्यू बतानी है, ठीक है? एंगल A प्लस एंगल 3 ऐड कर देंगे तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 क्या हो जाएगा, एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल A प्लस एंगल A, ये 180 डिग्री। 3 प्लस 4 प्लस A क्या है, so 180 प्लस एंगल A का होगा, इट इज 180 प्लस एंगल है, सॉरी 180 प्लस एंगल है। देखा, देख गया, ठीक है? मैं अब कर दूं, क्वेश्चन है OB and OC are respectively the bisector of this। ये बाइसेक्टर दिए हुए हैं, OB OC बाइसेक्टर हैं एंगल ABC के और एंगल ACB के। तो BOC की वैल्यू पूछी है, इस एंगल की वैल्यू पूछी है इन टर्म्स ऑफ दिस एंगल, समझ आ गया? सो एंगल A प्लस B प्लस एंगल C क्या हो जाएगा, 180, हाफ ऑफ एंगल A प्लस हाफ ऑफ एंगल B प्लस हाफ ऑफ एंगल C, 90 आ जाएगा। इसमें से हाफ कॉमन ले लूं तो इसको हाफ ऑफ B प्लस C लिख सकता हूं। B प्लस C ये वाला अंदर, ये वाला B और ये C, है ना? ये वाला अंदर वाले आ गया एंगल, ये 1 और 2 ले लेता हूं। ये हाफ ऑफ एंगल A, इसको ऐसे रहने देते, एंगल B प्लस हाफ ऑफ एंगल C 90। ये आ गया एंगल 1, ये आ गया एंगल 90 आ गया। एंगल 1 और एंगल 2 को मैं लिख सकता हूँ 180 माइनस एंगल O, 180 माइनस एंगल O, ठीक है? हमें BOC यही बनाना है, तो 1 ऑफ एंगल A प्लस 180 माइनस 90 एंगल O, 90 तो शिफ्ट किया बोथ, यहाँ आ गया 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल A एंगल O, 90 प्लस हाफ एंगल A। देखो कैसे जो चीज निकालनी है हम उसी पर ध्यान दे रहे हैं, और जो बाकी चीजें हैं उनको हम एलिमिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं। दिख रहा है समझ? रब कर दूं, that's a good, very good question, difficult। ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है भाई, शानदार क्वेश्चन है। इन्होंने एनसीईआरटी में बहुत तकलीफ दी हुई है, ये टेक्सचुअल क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी के, इन्होंने 10th में भी तकलीफ दी हुई है, नॉट ऑन द इजीयर साइड। क्वेश्चन देखते पता चल जाता है हमें कि हमने 10th में पढ़ा होगा, और इन्होंने हमें 10th में तकलीफ दी हुई है इसलिए हमें याद है, ठीक है? सो प्रैक्टिस अ लॉट, यू विल लर्न मेनी ऑफ द क्वेश्चंस। उसने पूछा है टीपीएस की वैल्यू निकालनी है, ये वाला एंगल, ये बोला हुआ ये इसका बाइसेक्टर और ये बराबर है, ये और ये बराबर, ठीक है?
और इसकी वैल्यू टी पी एस की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ सारे ऑप्शन देख लो, क्यू क्यू आर क्यू आर, इन टर्म्स ऑफ ये एंगल निकालनी है, वैल्यू इसकी निकालनी है इस एंगल की, और आंसर आना चाहिए इन टर्म्स ऑफ दिस एंड दिस। ठीक है, ठीक है भाई। अब मैं कोशिश करूंगा कि मैं ऐसा शुरू करूं जिससे मैं इसको कन्वर्ट कर पाऊं मेरे रिक्वायर्ड फॉर्मेट की तरफ। मैं इसको 1 रख लेता हूं और इसको जो अंदर वाला है इसको 2 रख लेता हूं। ठीक है, ये वाला 3 रख लिया और ये जो पूरा है इक्वल टू वाला इसके बराबर इसको मैंने 4 रखा। ठीक है, एंगल 2 प्लस एंगल 1 क्या होगा, 90 होगा। ये 90 है तो एंगल 1 और एंगल 2 क्या होंगे, 90 हो गए। ठीक है, एंगल 2 को तो हमें चाहिए तो उसको इधर रहने देता हूँ, इसकी वैल्यू को छेड़ना नहीं है हमने क्योंकि ये निकालना है, जो निकालना होता है क्वेश्चन वहीं से शुरू करना है। 1 की वैल्यू को चेंज करो, 1 को लिख सकता हूँ 3 प्लस आर, हो जाएगा एंगल 3 प्लस एंगल आर 90। ठीक है, अगर मैं डबल 3 कर लूं तो मुझे पूरा पी एंगल मिल जाएगा क्योंकि 3 का डबल है 4, 3 और 4 बराबर है तो डबल 3 करूंगा तो मैं किसके बराबर हो जाऊंगा, 4 के, 4 और 3 के। ठीक है ना, डबल करता हूं तो ये हो जाएगा ट्वाइस एंगल 2 प्लस ट्वाइस एंगल 3 प्लस ट्वाइस एंगल आर 180। ठीक है, अब मुझे ट्वाइस एंगल 3 जो है वो पी के बराबर है, तो हो जाएगा ट्वाइस एंगल 2 प्लस एंगल पी प्लस एंगल आर प्लस एंगल आर कर दिया मैंने। अब पी और आर एंगल को मैं 180 माइनस 2 लिख सकता हूँ क्योंकि मुझे आर और क्यू में ही कन्वर्ट करना है। ये हो गया ट्वाइस एंगल 2 प्लस 180 माइनस एंगल क्यू प्लस एंगल आर इक्वल टू 180। यही हो गया, ये 180 और ये 180 कट गया, ट्वाइस एंगल 2 किसके बराबर आ गया, ये तो चल जाएगा एंगल क्यू पॉजिटिव हो जाएगा माइनस एंगल आर, सो एंगल 2 किसके बराबर आ गया, हाफ ऑफ एंगल क्यू। भाई साहब अगर प्रैक्टिस नहीं ना नहीं निकाल सकते आप। And this again I am again saying the same thing. Practice a lot. Go and go to the NCERT. NCERT ही बचाएगी भाई, NCERT पे जाओ। NCERT 8, 9, 10 करो। अगर SSC को प्लान कर रहे हो कि SSC पेपर क्लियर करना है तो 8, 9, 10 SSC पे जाना पड़ेगा, NCERT करनी पड़ेगी। उसका कोई शॉर्टकट नहीं है। 8th will be end of arithmetic. तो अर्थमेटिक के सारे बड़े चैप्टर आपको 8th की बुक्स में मिलेंगे। टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, एवरेज, अलजेब्रा, बेसिक सारा 8th में मिलेगा। 9th से आपके लीनियर इक्वेशंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आ जाएंगी, कॉन्करेंसी आ जाएगी, सिमिलरिटी आ जाएगी, सर्कल्स आ जाएंगे, सारे चैप्टर 9th, 10th, 8th में मिलेंगे। तो आप ऐसे मान के चलें कि अगर एसएससी करनी है तो 8, 9, 10th के 8th, 9th और 10th तीनों के मैथ में पूरा कंट्रोल चाहिए। ये क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी टेक्सचुअल क्वेश्चन, और टेक्सचुअल क्वेश्चन में डिराइव तभी कर रहे हैं, ये 1 मिनट में डिराइव होगा ही नहीं जिसने प्रैक्टिस नहीं की होगी। You will have less than 1 minute. Only those who have practiced a lot. देखो भाई, मैंने कई बार क्लास में बोला है, फर्स्ट आने वाला आप जिम में होते हैं आप, या ओलंपिक्स है या कोई गेम्स है, आपको पता होगा फर्स्ट जो है वो 92.5 kg मार रहा है, मुझे सिर्फ 93 मारने हैं, मैं जीत जाऊंगा। आप 91 मार रहे होते हैं, ठीक है, सिर्फ 1.5 किलो का जीता है। आपके मैं 200 ग्राम भी और उड़ा दूंगा ना, पूरा 91 और 200 ग्राम आपके ऊपर गिर जाएगा। ये डिफरेंस होता है ना, इसमें 6 मंथ की, 1 ईयर की, जिसको हम बोलते हैं ना संन्यास, कंसिस्टेंट प्रैक्टिस लगी होती है, जो उसने की होती है आपने नहीं की होती। नंबर का फर्क वही होता है, 1 नंबर। हमें लगता है पेपर से, मेरे पास बच्चे आते हैं, बोलते हैं सर 2 नंबर से ही रह गया था। हमें आत्मा से पता होता है कि 2 नंबर तो सिर्फ पेपर क्रॉस करने में लगे हैं, सिलेक्शन में तो अभी और 8 नंबर चाहिए। 2 नंबर से तो पेपर क्रॉस करता, पेपर क्रॉस करने के बाद नेक्स्ट स्टेज में निकल जाता था। तो जो आपके लिए 2 होते हैं वो हमारे हिसाब से 8 नंबर होते हैं, और ये 8 बड़ी ही डिसिप्लिन से आते हैं। डिसिप्लिन की प्रॉब्लम है और कोई प्रॉब्लम नहीं है। Those who are targeting good courses,
they need to be highly disciplined with their course. जैसे आप डिसिप्लिन हुए बिना किसी स्पोर्ट में नहीं परफॉर्म कर सकते, किसी म्यूजिक में नहीं परफॉर्म कर सकते, पढ़ाई में भी नहीं परफॉर्म कर सकते. डिसिप्लिन इज द की टू सक्सेस. 24 घंटे प्रधानमंत्री के पास भी वही है, आपके पास भी वही है. किसी के वो प्रधानमंत्री देश मैनेज कर रहे हैं, आपसे अपनी पढ़ाई नहीं मैनेज हो रही. तो आपको डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर कैसे बना देंगे? जिससे अपनी पढ़ाई नहीं मैनेज हो रही उसको डिस्ट्रिक्ट का लोड दिया जा सकता है कि यार डिस्ट्रिक्ट संभाल ले तो डिस्ट्रिक्ट का एडमिनिस्ट्रेटर बन जा, डीसी बन जा. नहीं दिया जा सकता ना, वो डीसी बनना लायक ही नहीं है बेसिकली. और तपे बिना तो मिट्टी जो होती है उससे भी घड़ा नहीं बना सकते. वही मिट्टी जो पानी से पिघल जाती है, उसी में वही मिट्टी जो है पानी को होल्ड कर लेती है. सिर्फ ताप का फर्क है. उसी में तापते हैं हम उसको, उसी मिट्टी को तापते हैं, वही पानी को रोक के रख लेती है जिस जो उसको पिघाल के ले जाता. टेम्परेचर का डिफरेंस है. वही टेम्परेचर का डिफरेंस है ग्रेफाइट और डायमंड के बीच में. दोनों कार्बन है, एक मुफ्त का है, एक की वैल्यू स्टेटस सिंबल. टेम्परेचर डिफरेंस है, डिसिप्लिन. पूरा कर दो. Adjoining figure side AB and BC of triangle ABC are produced to P and Q. Okay, ये डायग्राम को थोड़ा हम बेटर बनाते हैं. ये ट्रायंगल दिया, ये एक है, इसका बाइसेक्टर, इस एंगल का बाइसेक्टर दिखना चाहिए बाइसेक्टर, और इसका बाइसेक्टर, इस एंगल का बाइसेक्टर. ये दोनों यहाँ मिलते हैं O पर और A पर, और A के बीच में रिलेशन पूछा हुआ है. BOC इज O और इसके बीच में रिलेशन पूछा हुआ है, क्या है? ठीक है. मैं इसको 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5, इसको 6. ठीक है. ये पूरा जो है एक्सटीरियर एंगल है. दिस विल बी सम ऑफ इंटीरियर टू ऑपोजिट एंगल्स. सो एंगल 1 प्लस एंगल 2 क्या होगा? एंगल A प्लस एंगल, जोर से बोला करो, कॉन्फिडेंस है, 6. एंगल 5 प्लस एंगल 4 क्या होगा? एंगल A प्लस एंगल 3. ऐड कर दूं तो ट्वाइस, इसको मैं चेंज कर रहा हूं, एंगल 1 2 को लिख रहा हूं अंदर वाला एंगल, क्योंकि अंदर वाला ही चाहिए हमें. अंदर वाले दो एंगल लेंगे तो वो निकल जाएगा 180 करके, है ना. इसको लिख दिया ट्वाइस एंगल 2 प्लस ट्वाइस एंगल 5 इज इक्वल टू, इसको मैंने लिखा एंगल 3 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल A प्लस एंगल A. ठीक है. इसमें से मैं 2 कॉमन ले लेता हूं, हो जाएगा एंगल 2 प्लस एंगल 5. और इसको एंगल 3 प्लस 6 प्लस A क्या है? 3 प्लस 6 प्लस A 180 प्लस एंगल A आ गया. ठीक है. ठीक है. 2 प्लस 5 को लिख सकता हूं 180 माइनस O. तो ये हो जाएगा 2 180 माइनस O इज इक्वल टू 180 माइनस A. ये गया 360 माइनस ट्वाइस एंगल O इज इक्वल टू 180 माइनस एंगल A. ये और ये 180 आ गया था. प्लस ए है ना, कहां पे? उस साइड 180 प्लस. ठीक है. ये 180 आ गया. 180 हमें क्या निकालना है? O निकालना है. तो 180 माइनस एंगल A इज ट्वाइस एंगल O. एंगल O इज इक्वल टू 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल A. सो 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल BAC है. ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है. एनसीईआरटी क्वेश्चंस को ना इतना किया हुआ है हमें कि हमारे को, मैंने 10th की थी 95 में, 95 की डायग्राम आज भी मुझे याद है. ठीक है. तो ये देख के हमें पता चलता है कि एनसीईआरटी का क्वेश्चन है. और स्टैंडर्ड क्वेश्चन देखिए, कुछ क्वेश्चन होते हैं जो हम बोलते हैं कि हमें स्टक हुए थे. जब हम 10th पढ़ रहे थे इन्होंने हमें बहुत तकलीफ दी हुई है. तो जिसने ज्यादा तकलीफ दी थी उसको हमने इतनी बार रिपीट किया कि एक तरह से आपने गाने की तरह याद कर लिया. तो कई गाने होते हैं वो आप बचपन में याद किए हुए गाने जिनकी वो नहीं भूलते, ये वैसे ही बचपन में याद किया हमने, याद हो गया. ठीक है. कुछ क्वेश्चन हमें स्टक होते हैं बट हमें अभी भी आइडिया होता है कि किस तरह से मूव करना है. एंड आई हैव बीन, मैं ज्योमेट्री में कंफर्टेबल था, मुझे ज्योमेट्री ने इतना तंग नहीं किया. अर्थमेटिक ने फिर मुझे थोड़ा बहुत तंग किया, ज्योमेट्री ने भी तंग नहीं किया. ठीक है. इस पर अब कर दे. बड़े आज के लिए और कराएं बड़े. ठीक है. कल आगे करेंगे. ठीक है. इनका जितना
बियर कर पाएंगे उतना ही कराऊंगा, ज़्यादा नहीं कराऊंगा। आज मैंने वैसे 25 क्वेश्चन सोचे थे, 10 क्वेश्चन आज हुए हैं खाली, कल आगे कर लेंगे। ठीक है, आप रेगुलर क्लास लेंगे। थैंक यू, बाय, टेक केयर।